बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान टी20 टीम के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं और वर्ल्ड कप 2023 में जब बाबर आजम नाकाम हुए, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठे और उन्होंने जनाब तीनों तर्ज की कप्तानी से रेजिग्नेशन दिया, तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के नाम जो कुरा है वो टी20 टीम की कप्तानी का निकलता है और अब इनकी पहली असाइनमेंट जनाब दौरा न्यूजीलैंड पर है। 12 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 मैच ऑकलैंड के मुकाम पर खेला जाएगा और चूंकि ये जनाब जो टी20 सीरीज है इसे वर्ल्ड कप 2024 के तनाजुर में देखा जा रहा है और नई मैनेजमेंट कुछ नए प्लान्स और कुछ नए एक्सपेरिमेंट इस टी20 सीरीज में करने जा रही है, तो उसके हवाले से अब कुछ अपडेट्स हम तक पहुंची हैं और इन अपडेट्स में जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जनाब बाबर आजम जो पाकिस्तान टीम के ना सिर्फ 2 माह पहले तक कप्तान थे बल्कि इनको पाकिस्तान के अंदर जनाब किंग का खिताब दिया जाता था, अब उनके कैरियर के जो मुश्किल तरीन दिन हैं वो जनाब दौरा न्यूजीलैंड पर शुरू होने वाले हैं और दौरा न्यूजीलैंड पर जनाब बाबर आजम को साइडलाइन करने की जो तैयारी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट की जानिब से कर दी गई है। एग्जैक्टली 2 जनाब एक्सपेरिमेंट्स की जो इस वक्त चहमगोइयां हैं वो सुनाई दे रही हैं। वो 2 एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे, उनमें जनाब बाबर आजम के साथ किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है वो पेश आएगी और बाबर आजम के कैरियर के मुश्किल तरीन दिन किस तरह से शुरू होने वाले हैं, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका शेड्यूल सामने आया था और 1 जून से इसका आगाज होना है, तो अब जनाब जो स्क्वाड्स टीमों ने तरतीब देने हैं और आईसीसी के पास सबमिशन करनी है उसकी भी डेट सामने आ गई है और उस डेट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितने टी20 मैचेस खेलने हैं और उनके दरमियान जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और बाद में जनाब जो स्क्वाड बनना है वो किस तरह से बनेगा, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब फर्स्ट जो टी20 मैच होगा उसके अंदर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और बाबर आजम किस नंबर के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब वो ज़का अशरफ साहब की मुबैना ऑडियो लीक जिसके अंदर ज़का अशरफ साहब एक खातून के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान के बारे में यह कह रहे थे कि जनाब ये उसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि वो तलहा रहमानी और इंजमाम और रिजवान जिनके ऊपर सारा ब्लेम डाला गया था कि जो वर्ल्ड कप 2023 की टीम सिलेक्शन हुई है वो इन्होंने की है। सो अब वही रिजवान जो है वो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान बन गए हैं टी20 टीम में और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जनाब ओडीआई में ये कप्तान होंगे या फिर ये जनाब वाइस कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। तो ये जो अचानक एक नई खिचड़ी पकी है इसके पीछे की कहानी क्या है जनाब, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब शाहीन शाह अफरीदी का मोहम्मद हफीज को पहला झटका और इसके पीछे की जो कहानी है वो है जनाब सलीम खालिक साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज के एक बड़े सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर इनका जनाब आर्टिकल भी छपता है। वहां पर इन्होंने जो आर्टिकल कल लिखा था उसकी हेडिंग ये देते हैं, शाहीन को शान नहीं समझिएगा। सो अब ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खबरदार कर रही है कि भाईजान शाहीन शाह अफरीदी शान मसूद नहीं है। अब शान मसूद क्यों नहीं है और शान मसूद से कंपेयर क्यों किया है सलीम खालिक साहब ने, जो मैंने एनालाइज किया और जो मुझे समझ लगी, मे बी आप उसके साथ एग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे लगा कि जनाब ये डराते हुए कह रहे हैं कि जनाब शान मसूद को जब आपने कप्तान बनाया तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी और जनाब वो इतना अग्रेसिव भी नहीं है, तो वो अच्छा बच्चा बनकर आपके फैसले जो हैं उनकी तायीद करता रहेगा और जब एट द एंड ऑफ द सीरीज रिजल्ट जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाएंगे तो आप सारा ब्लेम जो है वो कप्तान के ऊपर डाल देंगे, तो वो चुप करके जनाब सर हिलाते हुए कह देगा ठीक है जनाब मेरी गलती थी, मेरा फॉल्ट था। लेकिन शाहीन ऐसा नहीं करेगा। शाहीन के ऊपर आप अपने फैसले थोप नहीं सकते
और अगर आप थोपेंगे और बाद में जब सीरीज का रिजल्ट आपके वे में नहीं जाएगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि शाहीन ने फलानी जगह पे फलानी मिस्टेक की थी, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको ये खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो मेरी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक सलीम खालिक साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सलीम खालिक साहब ने जो अपना आर्टिकल लिखा ना, उसमें कुछ जो सतरें हैं, कुछ जो लाइनें हैं, वो बड़ी खतरनाक हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहली मैं आपको बता दूं, कहते हैं टीम की फील्डिंग तो ऐसी रही कि बॉलर्स बॉल नोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो थे उनसे कैचेस ड्रॉप हुए, कुछ इजी सिंगल्स हमने प्रोवाइड की, कुछ जनाब मिस फील्ड्स हुई, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इस वक्त टीम टुकड़ों में बटी नजर आ रही है। जिस तरह 90s में कई कप्तान साथ होते और एक दूसरे से नाखुश रहते थे, वैसा ही दौर अब वापस आ गया है। 90s के दौर की याद दहानी सलीम खालिक साहब करवा रहे हैं और ये बहुत पहले से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, तो इनको पता है कि जनाब वहां पे कितने कप्तान एक ड्रेसिंग रूम के अंदर होते थे, वो जनाब क्या क्या देगें जो हैं वो पका रहे होते थे, क्या क्या खिचड़ी जनाब जो कैप्टन होता था सीरीज के ऊपर उसके खिलाफ तैयार की जाती थी, और क्या क्या बगावतें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो चुकी हैं, उसके बारे में ये इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौजूदा जो ड्रेसिंग रूम है उसका जो इन्वायरमेंट है वो सेम 90s का इन्वायरमेंट बन चुका है। उसके बाद हफीज का भी रवैया मुख्तलिफ रहा। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को उन्होंने अलग अंदाज से डील किया, जबकि दीगर प्लेयर्स पर सख्ती भी दिखाई। अब वहाब रियाज साहब कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देते हैं कि पुरानी मैनेजमेंट जो थी वो फिटनेस टेस्ट नहीं ले रही थी, वो खिलाड़ियों को पैम्पर कर रही थी। तो यहां पे 3 खिलाड़ियों को पैम्पर किया मोहम्मद हफीज ने, और बाकी जो लड़के थे उनके ऊपर सख्ती की दौरा ऑस्ट्रेलिया पर। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं जब क्लीन स्वीप पर तनकीद हुई तो कप्तान को बस के आगे फेंकते हुए कह दिया कि आमिर जमाल को आखिरी इनिंग्स में ताखीर से बॉलिंग देने का फैसला शान का था। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने के फैसले पर जब सवाल उठाए गए तो टीम डायरेक्टर ने अपना दामन झाड़ते हुए कह दिया कि शाहीन ने मुझसे बात की और आराम मांगा। तो भाईजान ये जो शाहीन वाली स्टेटमेंट है ना कि शाहीन ने आराम मांगा, ये तो दूसरा टेस्ट जो मेलबर्न टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले खबर आ गई थी कि अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट नहीं जीतता या दूसरा टेस्ट ड्रॉ नहीं कर पाता और हार पाकिस्तान के मुकद्दर में आती है तो फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। ये तो मेलबर्न टेस्ट से पहले डिसाइड हो चुका था। मेलबर्न टेस्ट में शाहीन ने बड़ी जनाब अच्छी बॉलिंग भी की, रिदम के अंदर भी नजर आए, लेकिन आपने ये डिसाइड किया था कि अगर शाहीन तीसरे टेस्ट मैच में खेला तो फिर वो जनाब फिटनेस मसाइल का शिकार हो सकता है। ये डिसीजन था और बाद में कह दिया कि शाहीन ने खुद रेस्ट मांगी थी, क्योंकि जब तनकीद हुई, पूरी दुनिया में तनकीद हुई, पाकिस्तान के जो साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स और प्लेयर्स हैं उन्होंने तनकीद की कि भाईजान आप दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू होने से पहले हारिस रऊफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि उसने T20 और जो मैचेस और लीग्स को प्रायोरिटी दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर और टेस्ट मैचेस पर, तो अब आप अगेन वहीं तो चीजें जो हैं वो खुद कर रहे हैं। तो फिर कह दिया कि नहीं जी, शाहीन असल में थका हुआ था। हमें पता है शाहीन ने 99 ओवर्स जो हैं वो डिलीवर किए थे 2 मैचेस के अंदर, लेकिन मैच के दौरान वर्कलोड किसने मैनेज करना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके ऊपर जनाब जो मोहम्मद हफीज साहब हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आप ये चीजें करेंगे ना तो ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुंडी हिलाएगा, वो कहेगा जी 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 ये हमारे फैसले थे, गलती हो गई, और आप सारा कुछ ब्लेम जो है वो उस पर नहीं डाल सकते। और कुछ दिन पहले फखर जमान ने भी स्टेटमेंट दी थी कि जनाब बाबर कूल एंड काम होता था और शाहीन अग्रेसिव है। शाहीन को बैकिंग है, किसकी है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। वो बैकिंग जो शाहीन के कंधे पर है ना, वो शाहीन को इतनी जल्दी इनके सामने मुंडी हिलाने भी नहीं देगा। अब आते हैं जनाब चल क्या रहा है, जो मोहम्मद रिजवान को अपॉइंट किया गया। एक तो मोहम्मद रिजवान की जो अपॉइंटमेंट है वो इसलिए की गई कि ये कहा जाए, देखें जनाब वो ज़का अशरफ साहब की जो मुबैना ऑडियो लीक थी ना वो झूठ पर मबनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फैब्रिकेटेड थी। दूसरा जनाब टीम के अंदर जो नाराजगियां इस वक्त चल रही हैं ना, उनको बाकायदा ग्रुप बंदी में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ किया गया है। क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाता था, 2 लड़के कप्तान बनने के लिए फेवरेट थे, शाहीन रिजवान। शाहीन को कप्तान बना दिया
और रिजवान को टी20 टीम का वाइस कप्तान बना दिया। सो अब जनाब ये जो इन दोनों के दरमियान मुकाबला ड्रॉ किया जाएगा, शाहीन कहीं पे रेस्ट करेंगे तो रिजवान एज एन कैप्टन खेलेंगे, वहां पर रिजवान परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद एक हवा क्रिएट किया जाएगा कि शाहीन जो है वो जनाब इंजर्ड हो जाते हैं बार बार, तो इसलिए जो परमानेंट कैप्टन है वो रिजवान को बना दिया जाए और शाहीन को साइडलाइन कर दिया जाए और रिजवान अपनी ग्रुप बंदी में पड़ जाए। सो ये जनाब जो टेक्निकल एक गेम है ना, वो पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ियों के साथ खेला है। इसके बाद जनाब अगर तो मोहम्मद बाबर आजम के ऊपर ये एलिगेशन था कि जनाब वो अपनी मर्जी के लड़के सेलेक्ट कर रहा है और उसके पीछे साया ग्रुप है और वो सारे मैनेजमेंट कर रहा है, तो जो कोचिज पैनल दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरतीब दिया गया था, उस कोचिंग पैनल में कितने बंदे एक ही जो मैनेजिंग कंपनी है उससे मैनेज हो रहे थे। जो 2 फॉरेनर्स हायर किए गए थे उनको मैनेज करने वाली कंपनी कौन थी और उसका मोहम्मद हफीज के साथ क्या लिंक था, ये भी फिर आप सबको बताएं। अच्छा मान लेते हैं जनाब वो मोहम्मद हफीज ने उनसे जनाब साइडलाइन कर लिया था ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए और वो जो अपॉइंटमेंट्स हुई वो बाद में हुई, तो फिर भी जनाब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप तो जनाब जो रहमानी साहब है उनका नाम आ रहा था। इंजमाम के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, वो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कहां पे है? बाबर के ऊपर यही एलिगेशंस थे ना कि इसने रिजवान की मानी, इसने तला रहमानी की मानी, इसने इंजमाम की मानी और अपने जनाब जो उस कंपनी के थ्रू मैनेज होने वाले लड़के थे उनको वर्ल्ड कप में लेकर गया। तो वो रिपोर्ट्स कहां पे हैं? यहां सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के इर्द गिर्द जनाब कुछ सहाफियों को छोड़ना था कि वो जनाब बाबर को तनकीद का निशाना बनाता रहे और टीम के अंदर चूंकि थोड़ी बहुत जनाब इख्तलाफात हैं तो उनको हवा दी जाए, उसके बाद एक को कप्तान बना दिया जाए, एक को वाइस कप्तान बना दिया जाए और एक का कैरियर जो है वो तबाह कर दिया जाए। सो ये सारी टेक्निकल गेम्स जो हैं वो खेली गई हैं। और अब बाबर आजम के हवाले से जो टी20 सीरीज है इसके अंदर क्या फैसले होने जा रहे हैं, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स की बात है। पहली बात तो यह है कि जनाब 2 लड़के जो हैं उनको 5 के 5 टी20 मैचेस खिलाए जाएंगे। एक है साइम अयूब और दूसरे हैं फखर जमान। अच्छा ये दोनों ओपनिंग करते हुए साथ नजर नहीं आएंगे, ये भी जनाब हमें चीज कंफर्म हुई है। ओपनर होंगे कुछ मैचेस में रिजवान और कुछ मैचेस में बाबर आजम में भी। बाबर जो है वो 102 मैचेस खेले एज एन ओपनर, इससे ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, 5 में से 2 मैचेस एज एन ओपनर खेलेंगे और जनाब बाकी मैचेस जो हैं वो रिजवान के साथ 3 मैचेस में ओपनिंग करवाई जाएगी साइम अयूब को, और बाबर और रिजवान जो हैं वो जनाब रोटेट होंगे। उसके बाद नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खेलेंगे फखर जमान, उनको ओपनर स्लॉट जो है उसके ऊपर नहीं भेजा जाएगा। फिर नंबर 4 के ऊपर यह कहा जा रहा था कि जनाब बाबर या रिजवान खेलेंगे, जो ओपनर नहीं खेलेगा वो नंबर 4 के ऊपर खेला जाएगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह सामने आया है कि साहबजादा फरहान जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं और उनको चांस मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि ओपनिंग स्लॉट के ऊपर इस वक्त चीजें कुछ और हैं, लड़के कुछ जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिए हुए हैं, तो फिर साहबजादा फरहान के सामने ये ऑप्शन रखी गई कि जनाब आपको नीचे आकर खेलना पड़ेगा। और साहबजादा फरहान ने जब पाकिस्तान से रवाना होना था तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब मुझे कोई भी पोजीशन दे मैं उसके ऊपर बैटिंग कर लूंगा। सो नंबर 4 के ऊपर इस वक्त ये आ रहा है कि जनाब जो साहबजादा फरहान है वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 5 के ऊपर आजम खान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे, आजम खान को भी पूरे चांसेस दिए जाएंगे। फिर नंबर 6 के ऊपर आएंगे इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 के ऊपर होंगे आमिर जमाल, और इनको भी 5 मैचेस जो हैं वो पूरे दिए जाएंगे ताकि ये अपने आप को प्रूव कर लें कि ये व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उसके बाद जो जनाब नंबर होगा 8, वहां पर उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के दरमियान मुकाबला होगा। जहां पर बॉल टर्न हो रही होगी वहां पर जनाब उसामा मीर खेलेंगे और जहां पर बॉल टर्न नहीं होगी वहां पर जनाब मोहम्मद नवाज को चांस दिया जाएगा ताकि वो सीधी सीधी बॉलें फेंक कर और टू दी विकेट बॉलिंग करके अपने ओवर जो हैं वो निकाल सकें। और उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स आएंगे जिनमें शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली कप्तान है, देन हारिस रऊफ और देन जमान खान। इनिशियली ये 3 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, लेकिन इसमें अब्बास अफरीदी भी हैं और इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। अब अब्बास अफरीदी को भी डेब्यू करवाया जाएगा इस सीरीज पर और इसके अलावा वसीम जूनियर को भी ट्राई आउट किया जा सकता है अगर आमिर जमाल 3 मैचेस में फ्लॉप होते हैं तो तब, वरना वसीम जूनियर
बेंच के ऊपर बैठेंगे और मे बी जिस मैच में जमान खान को रेस्ट दी जाए या हारिस रऊफ को रेस्ट दी जाए, उस मैच के अंदर जनाब जो वसीम जूनियर हैं वो खेलते हुए नजर आए। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उनके पीछे एक तो वर्ल्ड कप 2024 की टीम बनाना है, और जो पसे पर्दा यानी कि एक होता है जनाब जो ओवर्ट इस वक्त डिसीजन है और जो फैसला सामने आ रहा है एक्सपेरिमेंट के नतीजे के तौर पर, वो है कि जनाब बाबर आजम को टीम से साइडलाइन करना है। और बाबर आजम चूंकि हमारे हाथ से निकल रहा था, इसने जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसके ऊपर हमें आंखें दिखाई थी, तो अब हम बाबर आजम को दिखाएंगे कि जनाब हम कितनी बड़ी चीज हैं। सो ऑल इन ऑल इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे एक वर्ल्ड कप 2024 की टीम तरतीब देना है और दूसरा बाबर आजम को टीम से खुडे लाइन करना है। और अब जनाब चूंकि 1 मई को, 1 मई को जो लिस्ट है, प्रोविजनल लिस्ट पीसीबी ने वो आईसीसी को देनी है, और उससे पहले पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस ये खेलने हैं। इसके बाद अगर अप्रैल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज खेलता है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेलने के लिए आता है तो 5 T20 मैचेस पाकिस्तान के पास वो हो जाएंगे। सो जनाब 1 मई से पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 मैचेस हैं। इन 10 मैचेस के अंदर आपने प्लेइंग 11 भी फाइनल करनी है, और उस प्लेइंग 11 में अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन होगा यह भी आपने डिसाइड करना है। इसके अलावा आप मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान में छोड़कर जा रहे हैं, और मोहम्मद हारिस ने अगर पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दे दी तो फिर आपके लिए दोबारा दर्द सर बन जाएगा कि आपने किसको किसकी जगह पे लेकर आना है और निकालना किसको है, यह सवाल होगा। इसके अलावा जनाब 22 मई को और 24 मई को या 25 मई को आपने 2 T20 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं इंग्लैंड के साथ। वैसे तो 4 मैचेस की सीरीज है, लेकिन 25 मई तक आपके पास आईसीसी का इख्तियार होगा कि आप आईसीसी को बताए बगैर जो अपनी टीम है उसके अंदर तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन 25 मई के बाद आपको टेक्निकल कमेटी जो है उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और रिक्वेस्ट करने के बाद जो एविडेंस हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर पाएंगे। सो 25 मई से पहले पाकिस्तान के पास 2 आयरलैंड के मैचेस भी आ जाते हैं, T20 मैचेस। सो ऑल इन ऑल अब पूरी तरह से एनालाइज करें तो 12 T20 मैचेस हैं आपके पास, और दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड पर आप उसी टीम को लेकर जाएंगे जो आपकी प्लेइंग 11 और फर्स्ट 15 होंगे जनाब वर्ल्ड कप के लिए। सो इस वक्त एक्सपेरिमेंट पीसीबी करने जा रहा है। मोहम्मद हफीज साहब करेंगे, डंडा उठाएंगे, लेकिन ये डंडा जनाब शाहीन शाह अफरीदी मोड़ भी सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।